तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल कंप्लीट न्यू सीरीज़ जिसका नाम है रिलीव द मोमेंट। तो ये जो सीरीज़ है इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ऐसे हिस्टोरिक मैचेस के। पहले तो हम लोग क्रिकेट पे रहेंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे लोगों के रिस्पॉन्स आएंगे हम लोग दूसरे स्पोर्ट्स के भी बना सकते हैं, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ जो पहले कुछ इनिशियल वीडियोस रहने वाले हैं वो अभी हम रिसेंट से शुरू करके पीछे जाएंगे हिस्ट्री में। तो अभी हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में इंडिया ने जीता और उसकी जर्नी हमारी कैसी रही उसके बारे में पूरी सी मतलब पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा ताकि, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी लंबी चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक वीडियो आएगा, लेकिन फिर आप सबके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सीरीज़ कितनी चलेगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये जो वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे कि इंडिया की जर्नी कैसी रही ग्रुप स्टेजेस में, और प्रायर टू द ग्रुप स्टेज यानी कि ग्रुप स्टेज शुरू होने से पहले कैसी कैसी बातें चल रही थी इस वर्ल्ड कप के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब स्क्वाड सिलेक्शन हुई तो काफ़ी ज़्यादा उसमें लोगों को एरर्स दिखे थे कि केएल राहुल को इंक्लूड नहीं किया गया है। वो सबसे बड़ा लोगों को दिक्कत लग रही थी कि केएल राहुल क्यों इंक्लूडेड नहीं है, और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि मोहम्मद शमी का जो फॉर्म था पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में, अगर वो यहाँ पे होते, अगर अर्शदीप या सिराज किसी की भी जगह पर उन्हें अगर टीम में शामिल किया जाता तो थोड़ा सा बेहतर रहता। साथ ही में इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि अश्विन ने वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं मारी। बाकी पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप से उन्हें आखिर में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए सीधा टीम में ही ला दिया जाता था और प्लेइंग 11 में भी रहते थे, लेकिन इस बार वो स्क्वाड में सिलेक्ट हुए नहीं। तो उसके बाद जैसे ही ये वर्ल्ड कप के हमारे जो ग्रुप स्टेज के मैचेस थे वो मोस्ट ऑफ यूएसए में थे, फ्लोरिडा वगैरह में। तो पहली मैच हमारे लिए, तो जो पहली मैच थी वो थी इंडिया की आयरलैंड के खिलाफ। तो वो तो इंडिया ने आसानी से जीत लिया और आयरलैंड को बहुत जल्दी ही ऑल आउट कर दिया था, और उसके बाद आसानी से वो मैच अपने नाम कर लिया। लेकिन ये जो चीज़ें थी, जो ग्रुप स्टेज था वो काफ़ी इजी था, क्योंकि इंडिया के ग्रुप में कोई मजबूत टीमें थी नहीं। एक यूएसए ने उसके बाद एक अपसेट ज़रूर किया था, पाकिस्तान को हरा दिया था उन्होंने, सुपर ओवर में मैच गया जिसके बाद यूएसए जीत गया था। फिर उसके बाद आता है इंडिया का दूसरा मुकाबला जो था पाकिस्तान के विरुद्ध, और इंडिया काफ़ी स्ट्रगल करती हुई दिखती है। न्यूयॉर्क में मैच था और 119 रन पे ऑल आउट हो जाती है इंडियन टीम पाकिस्तान के विरुद्ध, और पाकिस्तान काफ़ी अच्छी शुरुआत करता है, 70-75 तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद शुरू होता है द बूम बूम शो, और 113 के ऊपर सीमित कर दिया जाता है और 6 रन से वो मुकाबला जीत जाती है। काफ़ी रोमांच से भरा मुकाबला था। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए थे उस मैच में और एक बढ़िया वापसी भी करवाई थी। उन्होंने एक अच्छी शुरुआत और बीच बीच में पार्टनरशिप बन रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह दोनों ने अच्छा साथ दिया था जसप्रीत बुमराह का उस मैच में, और उसी के साथ इंडिया ने 2 में से 2 मैच जीत लिए थे। लेकिन इंडिया का जो टारगेट था वो इस वर्ल्ड कप में डिफरेंट था। उन्हें अभी तक कोई ऐसी सेटिस्फाइंग मैच नहीं मिली थी, मीन्स कि अभी तक किसी बड़ी टीम के सामने एक खेले ही नहीं थे, तो अभी आप कह नहीं सकते कि वो कितने फॉर्म में है। और प्लस अभी तक इंडिया ने एक भी बार 150 रन का मार्क भी क्रॉस नहीं किया था दोनों मैचेस में। पहले में तो हालांकि चेस किया था, लेकिन दूसरे में तो ऑल आउट हो गए थे 119 रन पर। तो अभी तक किसी ने भी क्रॉस नहीं किया था वो मार्क। फिर आता है इंडिया का तीसरा मैच जो कि था शायद से कनाडा के विरुद्ध, यूएस के विरुद्ध था, यूएसए के।
सबको लगा कि काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन आराम से जीत लिया, कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं यूएस के सामने जीतने में इंडिया को। और 10 गेंदे रहते 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया। और एक और बात थी कि विराट कोहली जो थे वो फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी। सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छी इनिंग खेली, साथ में उन्होंने भी अच्छी इनिंग खेली। शिवम दुबे ने भी एक अच्छी इनिंग खेल के मैच भारत के नाम किया था। तो इंडिया इस जीत के साथ ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी थी। आखिरी मैच था उसके बाद कनाडा के सामने, जो बारिश की वजह से हो ही नहीं पाया था, क्योंकि बारिश की वजह से वो कैंसल आउट हो गया था, जिस वजह से लगा था कि पाकिस्तान की जो मुसीबतें थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी यूएस से और इंडिया से दोनों से हार चुका था। तो उनके क्वालिफिकेशन के चांसेस जो थे वो कम हो गए थे। और आखिरकार वो जो मैच थी वो धुल गई थी, जिसके चलते यूएस पहली बार क्वालिफाई करके उस सुपर 8 में पहुंचा था। और अभी तक जो भी ग्रुप स्टेज रहा था उसमें एक चीज़ दिखी थी कि जो यूएस की पिचेस थी वो काफ़ी लो स्कोरिंग थी, अभी तक कोई बड़े स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हुए थे। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए तब तक दूसरी टीमों के फॉर्म की, तो वेस्ट इंडीज़ अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका भी अच्छा खेल रहे थे। लेकिन वो साउथ अफ्रीका वर्सेस जो नेपाल का मैच था, जो 1 रन से साउथ अफ्रीका ने जीता था, काफ़ी रोमांच से भरा हुआ था वो मैच। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एज यूजुअल आईसीसी टूर्नामेंट में हर बार की तरह फॉर्म में दिख रही थी। तो इस तरह से ग्रुप स्टेज की सारी कहानी रही थी। उसके बाद आता है सुपर 8। तो सुपर 8 के जो मुकाबले थे वो इंडिया के यूएस में नहीं थे, वो आ चुके थे, अब वेस्ट इंडीज़ में आना शुरू हो गए थे। ब्रिज टाउन पे था पहला मुकाबला अफगानिस्तान के सामने। पहली बार इंडिया ने 150 प्लस स्कोर गया, क्योंकि यूएस की जो पिचेस थी वो काफ़ी स्लो थी। और यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं सिंगल साइडेड विक्ट्री अफगानिस्तान के सामने। लेकिन असली मुसीबत आने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी मुकाबला आ रहा था धीरे धीरे। तो उसके बाद मुकाबला था इंडिया का बांग्लादेश के सामने, वो भी 50 रनों से आसानी से जीत लिया, कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। लेकिन उसके बाद जो मुकाबला था वो था ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल जो हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल में बहुत बुरी तरीके से शिकस्त दी थी हमें। तो उसका पूरा यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा अपने दिमाग में सेट करके आए थे, जिसके चलते एक बेहतरीन इनिंग खेली थी। 92 रन लगाए थे 41 बॉल्स में और 8 छक्के लगाए थे। और एक ओवर में उन्होंने तकरीबन 30 ओवर शायद से 30 या उतने ही मारे थे उन्होंने। मिचेल स्टार्क को 28 रन थे शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उतने रन मारे थे। विराट कोहली का अभी भी बुरा फॉर्म बरकरार था, कोई बड़ी पारियां खेल नहीं पा रहे थे, 30 का स्कोर बना रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया के सामने एक और बार 0 पे आउट हुए थे, ये तीसरी बार था इस टूर्नामेंट में जब वो आउट हुए हो। इस बार भी जब 205 रन का, जब इंडिया ने 205 रन बनाए, उसके बाद 206 का टारगेट रखा, तो जब बैटिंग करने उतरी डेविड वार्नर जल्दी आउट हो गए, अर्शदीप ने उन्हें आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन साझेदारी बनी थी ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के बीच, और सारे इंडियंस को वो याद आ रहा था उस समय पे कि ऐसे ही उन्होंने लास्ट टाइम भी हुआ था कि डेविड वार्नर आउट हो गए, स्टीव स्मिथ आउट हो गए, मिचेल मार्श आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से मार्नस लैम्बुशेन और ट्रेविस हेड ने जो इनिंग खेली थी, ऐसे ही एक और बार ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श खेल रहे थे इस बार। लेकिन उसी बीच कुलदीप यादव को लाया जाता है और एक अक्षर पटेल ने बेहतरीन कैच पकड़ा, वो बाउंड्री वाला कैच। जिन्होंने देखा होगा उन्हें याद होगा कि लोग भूल गए बाद में, हालांकि क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जिस प्रकार से कैच पकड़ा था वो फाइनल में, उसके बाद उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो गई। लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन कैच था वो। उसके बाद मैक्सवेल आते हैं, मैक्सवेल भी थोड़े बहुत बड़े शॉट लगाते हैं, लेकिन वो कुलदीप यादव की जो मिस्टीरियस गेंद थी उस पर बोल हो जाते हैं। एक एंड पर ट्रेविस हेड टिके हुए थे अभी भी, और स्टोइनिस हालांकि ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, टीम डेविड भी एक आध दो बड़े शॉट खेल के आउट होते हैं।
और ट्रेविस हेड फाइनली बुमराह की गेंद पर आउट होते हैं, तो बड़ा शॉट लगाने जाते हैं। नेट रन रेट काफ़ी बढ़ गई थी, जिस वजह से उन्हें बड़े शॉट खेलने पड़े, लेकिन उसी चक्कर में वो आउट हो गए थे और फिर कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया और इंडिया आराम से वो मैच जीत जाता है। जिसके बाद इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। और उसके बाद सेमीफाइनल में एक और बार सामने थी इंग्लैंड की टीम। जिनको याद हो कि इंग्लैंड भी हमारे सामने ही थी लास्ट T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, जो 170 रन का टारगेट चेज कर गए थे, 10 विकेट से वो जीत गए थे बिना एक भी विकेट गवाए। काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हमारे बॉलर्स को वहाँ पर रन्स पड़े थे बहुत ज़्यादा। वो हालांकि ऑस्ट्रेलियाई पिच थी, ये वेस्ट इंडीज़ में मैच है तो काफ़ी अलग इफेक्ट रहती है, लेकिन फिर भी काफ़ी डिफरेंट सिनारियो है दोनों चीज़ें। और उस बार भुवनेश्वर कुमार और फास्ट गेंदबाज को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। एक और बार मैच शुरू होती है, इंडिया की पहले बैटिंग आती है और इंडिया बैटिंग शुरू भी करता है। एक और बार विराट कोहली ज़्यादा कुछ खेल नहीं पाते हैं, हालांकि एक अच्छी सिक्स लगाते हैं, लेकिन इसके बाद बाहर निकल के शॉट लगाने के थोड़ी सी नाकाम कोशिश के चलते बोल्ड हो जाते हैं। ऋषभ पंत भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, काफ़ी प्रेशर आता है, लेकिन रोहित शर्मा का जो अच्छा फॉर्म था वो अभी भी बरकरार रहता है। और सूर्य कुमार यादव एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, भले ही अपनी हाफ सेंचुरी थोड़े से मार्जिन के लिए चूक जाते, 47 पे आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने वो एक ओवर में सिक्सेस लगाने के लिए उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। हालांकि 2 सिक्सेस लगा दिए थे, उसके बाद अपनी विकेट गंवाई थी। रविंद्र जडेजा एक अच्छा फिनिश देते हैं, थोड़े से डबल्स निकालते हैं, एक आध दो चौके लगाते हैं और शिवम दुबे गोल्डन डक पे आउट होते हैं। एक गलत शॉट था और कीपर के हाथों ही सीधे आउट होते हैं। अक्षर पटेल ने भी एक छोटी लेकिन थोड़ी सी फिनिशिंग टच देने की कोशिश की और इंडिया 171, यानी कि पिछली बार 169 लगाए थे T20 वर्ल्ड कप में, इस बार 171 लगाए हैं और 172 का टारगेट देते हैं। इंग्लैंड शुरुआत में ही अच्छी शुरुआत देते हैं, मतलब इंग्लैंड अच्छी शुरुआत करते हैं। जॉस बटलर पहले जैसे ही फॉर्म में लग रहे थे फिल सॉल्ट के साथ। फिल सॉल्ट और जॉस बटलर ही पिछली बार ओपनिंग में आए थे और 10 विकेट से मुकाबला जिताया था, तो जॉस बटलर इस बार आते हैं और एक और बार थोड़ी सी पिटाई शुरू करते हैं, लेकिन अक्षर पटेल की यहाँ पर एंट्री होती है, खराब रिवर्स स्वीप शॉट सिलेक्ट करते हैं बटलर और सीधा ऋषभ पंत के हाथ में गेंद जाती है और पहली विकेट इस प्रकार से गिरती है। नंबर 3 पर मोइन अली आते हैं। मोइन अली हालांकि ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन बुमराह ने एक अच्छी गेंद के साथ फिल सॉल्ट को आउट किया। उसके बाद अक्षर पटेल को एक और सफलता मिली, जॉनी ब्रास्टो आके ही आउट हो गए, बोल्ड हो गए थे। उसके बाद मोइन अली भी आउट हो गए और यहाँ से पारी पूरी तरीके से बिखरती हुई दिखी हमें। पहली बार नहीं, ये दूसरी बार दिखा था ऑस्ट्रेलिया के बाद कि इंडिया जो है वो एक डोमिनेटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखा रही थी। कुलदीप यादव एक तरफ से आके विकेट ले रहे थे, लियम लिविंगस्टन वहां पर रन आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर ने आखिर में आके कुछ बड़े शॉट्स लगा के एंटरटेन जरूर किया था, लेकिन बुमराह ने एलबी में आउट करके 103 रन पे पारी सिमटा दी थी यहाँ पर इंग्लैंड की। और इसी के साथ इंग्लैंड के सामने जो बदला था वो पूरा हुआ था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मीम भी बने थे कि बापू थोड़ी इंग्लैंड के सामने नहीं चलेंगे, ऐसे करके बहुत ज़्यादा मीम्स भी बने थे तब के समय पे, जिन्हें याद हो। उसके बाद यहाँ पर फाइनली बारी आ चुकी थी फाइनल की। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि फाइनल आ चुका है और मेन बात थी कि लोगों को एक अंदर से डर भी सता रहा था कि जैसे कि पिछली बारी जो हुआ था फाइनल में आके ही हारे थे, पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया था, उसके बाद फाइनल में हारे थे। इस बार भी पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया और फाइनल में आए थे। सामने आई थी साउथ अफ्रीका की टीम, जिनका टूर्नामेंट अच्छा रहा था लेकिन थोड़ा बहुत नज़दीकी मैचेस थे। एक नेपाल के सामने था, फिर नीदरलैंड के सामने भी वो 4 विकेट से ही जीते थे, भले ही 109 रन का टारगेट था। और अफगानिस्तान आई थी जिनको उन्होंने बुरी तरीके से खदेड़ा था सेमीफाइनल में। जब मैच शुरू होता है इंडिया को पहले बैटिंग करनी पड़ती है।
पहली ओवर बेहतरीन शुरुआत रहती है। दूसरी ओवर, पहली ओवर में विराट कोहली 3 चौके लगा देते हैं, 12 रन आ जाते हैं। दूसरी ओवर में भी रोहित शर्मा केशव महाराज स्पिनर को लेके आते हैं। साउथ अफ्रीकाई कैप्टन जो है वो मैक्रम, वो स्पिनर को लेके आते हैं केशव महाराज को, और रोहित शर्मा 2 चौके भी लगा देते हैं। लेकिन उसके बाद एक स्वीप करने के चक्कर में वो सीधे आउट हो जाते हैं। और उसके बाद की ओवर में भी नहीं, लेकिन उसके 2 गेंदों बाद ऋषभ पंत भी एक गलत शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। उसके बाद रबाडा की गेंद पर सूर्य कुमार यादव भी आउट हो जाते हैं और विराट कोहली एक एंड पर फंस जाते हैं। बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर, क्योंकि 3 विकेट 34 रन पे गिर चुके थे और अभी 4.5 ओवर ही हुए थे। अभी तो काफ़ी ज़्यादा रन बनाने पड़े, क्योंकि ये फाइनल है और फाइनल में तो अगर आपने लो टारगेट बना दिया तो आपके गेंदबाज भी उसे डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो एक अच्छा टोटल चाहिए रहता है। उसके बाद अक्षर पटेल को भेजा जाता है। थोड़ा सा अलग निर्णय था कप्तान रोहित शर्मा का। अक्षर पटेल को ऊपर भेजा जाता है और अक्षर पटेल ऊपर आते भी है और उसके बाद अच्छी इनिंग खेलते हैं, 47 रन की। अच्छे स्पिनर को अटैक करते हैं और अक्षर पटेल जो है वो एक थोड़े से स्ट्रेंज मैनर में, थोड़े से अजीब तरीके से आउट होते हैं। दूसरे रन के लिए पीछे देखते रहते हैं, फील्डर का थ्रो आता है और रन आउट कर देते हैं अचानक से डीकॉक, जिसकी वजह से वो आउट हो जाते हैं। विराट कोहली तब तक सपोर्टिंग रोल में थे अक्षर पटेल के, क्योंकि अक्षर पटेल फ्रंट सीट में खेल रहे थे, पूरी तरीके से अटैकिंग में खेल रहे थे। उसके बाद कोहली अपने 50 रन पूरे करते हैं। शिवम दुबे आ चुके थे अब क्रीज के ऊपर, तो उनके साथ मिलके 50 रन पूरे करते हैं। उसके बाद विराट कोहली अपना पूरा गियर चेंज कर देते हैं और उसके बाद विराट कोहली ने कुछ बेहतरीन 2 सिक्सेस लगाए थे उन्होंने रबाड़ा, एक ओवर में रबाड़ा के। उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। काफ़ी अच्छी इनिंग, 76 रन लगाए थे 59 बॉल्स में। उसके बाद शिवम दुबे भी अच्छा सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, एक अच्छी फिनिश देते हैं हार्दिक पांड्या, और आखिर में जडेजा भी आ जाता है, क्योंकि शिवम दुबे आउट हो जाते हैं 2 गेंदों पहले और इंडिया ने 176 रन 7 विकेट के नुकसान पे बनाए थे और 177 रन का टारगेट आता है। उसके अलावा फिर ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका थी इस बार फाइनल में, तो उनकी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रहती है और हेंड्रिक्स जल्दी आउट हो जाते हैं, बोल्ड करते हैं बुमराह। उसके बाद डीकॉक एक अच्छी इनिंग में दिख रहे थे, अच्छे फॉर्म में, अच्छे लय में दिख रहे थे। उसके बाद मार्करम भी जल्दी आउट हो जाते हैं। अर्शदीप की गेंद जो स्विंग होती हुई आई और 12 पे 2 हो जाते हैं, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स काफ़ी अटैकिंग खेलते हैं क्विंटन डीकॉक के साथ मिलके और एक अच्छी अटैक करते हैं। अक्षर पटेल को थोड़े बहुत रन्स पड़ते हैं, लेकिन अक्षर पटेल एक फुल लेंथ डिलीवरी डाल के ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर देते हैं। फिर आते हैं हेनरी क्लासेन और डीकॉक मिलके बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं। एक समय पे लग रहा था कि कोई आउट ही नहीं होगा, क्योंकि उसी बीच अर्शदीप 6 खाते हैं उसकी अगली गेंद पर, थर्ड मैन के ऊपर पीछे की साइड, और लेकिन दूसरी गेंद पर थोड़ी सी लेंथ में बदलाव और गति में बदलाव के चलते क्विंटन डीकॉक को आउट कर देते हैं। तो लोगों को लगता है कि अब ठीक हो जाएगा, लेकिन उतने में ही हेनरी क्लासेन अपना गियर चेंज करते हैं और एक ओवर में 24 या 25 रन लगा देते हैं अक्षर पटेल को, जिसके बाद 30 में 30 चाहिए थे और वहाँ से इनिंग बचाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि सामने डेविड मिलर और एक साइड हेनरी क्लासेन थे। लेकिन वो ओवर बुमराह बहुत अच्छे से डालते हैं। फिर 26 चाहिए थे 24 गेंदों में, तो हार्दिक पांड्या लाए जाते हैं। हार्दिक पांड्या ने तब जो किया वो अनबिलीवेबल था, क्योंकि क्लासेन को वो आउट करते हैं। उसके बाद पूरे ओवर में बहुत कम रन्स देते हैं। उसके बाद का ओवर बुमराह डालते हैं। बुमराह ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की। आखिरी से तीसरा ओवर था जिसमें मार्को यानसन को जो बोल्ड किया था, वो जो गेंद थी वो एकदम मैजिकल स्विंग कह सकते हैं आप इसे एक तरीके से। बेहतरीन गेंद, मार्को यानसन को बोल्ड किया और रन्स भी नहीं दिए। उसके बाद जो 19वां ओवर था वो अर्शदीप को दिया जा रहा था। अब जिन्हें पहले से मतलब 2022 का एशिया कप देखा हो या उससे पहले का भी देखा हो, तो एक चीज़ नोटिस की होगी कि अर्शदीप को 19वां ओवर काफ़ी महंगा डालते हैं अर्शदीप। लेकिन यहाँ पर अर्शदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी की और
सिर्फ 2 रन दिए थे उस ओवर में, वो भी सामने थे डेविड मिलर के सामने, डेविड मिलर थे सामने और 2 ही रन दिए थे। और आखिरी ओवर में एक प्रकार से 17 रन चाहिए थे, लेकिन पहली गेंद हार्दिक पांड्या थोड़ा सा वाइड ऑफ स्टंप डिलीवरी डालना चाहते हैं ताकि वो परफेक्ट पावर ना लगा पाए डेविड मिलर, लेकिन गलती से फुल टॉस डाल देते हैं। थोड़ी सी फुल लेंथ यॉर्कर, वाइड यॉर्कर के लिए गए थे, लेकिन थोड़ी सी लेंथ बिगड़ जाती है और फुल टॉस हो जाती है। बॉल बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, सब लोग को लगता है कि ये 6 है, लेकिन तभी लॉन्ग ऑफ के ऊपर सूर्य कुमार यादव खड़े थे जो बेहतरीन कैच पकड़ते हैं। और वो कैच जैसे ही पकड़ते हैं पूरा ऐसे माहौल चेंज हो जाता है फील्ड के ऊपर। तब तक सबको लग रहा था कि ये फंसा हुआ मैच है, और अचानक से पूरा का पूरा स्टेडियम शोर से भर जाता है। उसके बाद आते हैं रबाडा, तो रबाडा को भी एक एज से चौका मिल जाता है, जिसके चलते अभी भी ऐसे लग रहा था कि रबाडा भी थोड़ा बहुत शॉट्स लगा देंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं और इंडिया आखिरकार T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत जाता है। जैसे ही इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतता है, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है उसमें विराट कोहली अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने अगर ये वर्ल्ड कप ना भी जीता होता तो भी मैं रिटायरमेंट लेने ही वाला था। जिसके बाद इंडिया अपना कप लिफ्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह होता है, और उसके बाद परेड भी निकलती है जब वो इंडिया वापस आते हैं। लेकिन इसी बीच एक और मुकाबला जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में, वो था इसी वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया टीम बाहर हो गई थी सेमीफाइनल की रेस से, सुपर 8 में हराया था। एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छी बॉलिंग दिखाई थी इन्होंने, अफगानिस्तान ने एक अच्छी बॉलिंग दिखाई थी और लास्ट टाइम की जो गलती थी वो बिल्कुल नहीं की थी। और उन्होंने इस बार मैक्सवेल का जो कैच था, मैक्सवेल इस बार भी वही मन बना के आए थे जो पिछली बार बनाया था, सेम तरीके से वो खेल रहे थे और उन्होंने सेम तरीके से रन बनाना शुरू किया था। लेकिन एक अच्छी कैच के चलते वो एक अच्छी नूर अहमद ने पकड़ी थी, शायद से थर्ड मैन के ऊपर इनसाइड सर्कल पे पकड़ी थी, एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो कैच के चलते वो जीत जाते हैं। और उस मैच को जीतने के बाद एक अलग ही उत्साह बन जाता है अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो क्वालिफाई कर जाते हैं पहले सेमीफाइनल के लिए। और वो मैच जो था वो एक प्रकार से उनके रेवेंज कह सकते हैं कि पिछली बार जब वर्ल्ड कप में भी, ओडीआई वर्ल्ड कप में 91 पे 7 हुआ था, जिसके बाद मैक्सवेल ने वो हीरोइक इनिंग खेली थी, अकेले ने 200 रन बनाए थे, 201 रन, और जीत हासिल की थी। और इस प्रकार से इस बार अफगानिस्तान ने उनका पिछली बार का बदला पूरा कर दिया था, 21 रन से ऑस्ट्रेलियाई टीम को हरा के 127 रन में ऑल आउट कर दिया था। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को अभी तक लाइक ना किया और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। ये काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, शायद से 25 मिनट के आसपास का होगा, और काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को बनाने में। तो फटाफट से कमेंट वगैरह कर दीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और 300 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं हम लोग, ऐसे वीडियोस और चाहिए तो फटाफट से 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा, वरना मेरे हिसाब से हम लोग T20 वर्ल्ड कप 2022 में जाते हैं, क्योंकि 23 में तो सबको पता ही है। लेकिन कमेंट कर दीजिएगा फिर भी कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, 2022 T20 वर्ल्ड कप या फिर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप वाला। 2022 में वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच था वो हिस्टोरिक है, तो वो वाली चाहिए, या फिर इंडिया का जो डोमिनेटिंग 10 मैच का जो परफॉर्मेंस था जो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, और शमी का लाजवाब फॉर्म, साथ में विराट कोहली ने 50 शतक भी पूरे किए थे ओडीआई क्रिकेट में,
वो वाला वीडियो चाहिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में इस सीरीज़ के, जिस सीरीज़ का नाम है रिलीव द मोमेंट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।